the focal length of objective and eye lens are, in compound microscope, the focal length of objective and eye lens, in compound microscope, the focal length of objective and eye lens are 1.2 centimeter and 3 centimeter respectively. 1.2 centimeter and 3 centimeter respectively. If the object is put 1.25 centimeter, if the object put 1.25 centimeter away from the objective lens, away from the objective lens, and the final image is formed, and the final image is formed at infinity, at infinity, the magnifying power of the microscope is, the magnifying power of microscope is, निकालिए। पैसा मेरे को देना है क्या? रिश्वत देना है क्या? हाँ, -1.25 यहां से V नॉट निकलेगा, यहां आया 1.2 इंटू 25, 1.2 इंटू 1. तो यहां से V नॉट आ जाएगा 1.2 इंटू 25. अरे करना आ जाएगा, मैंने किया हुआ है, ये आएगा तुम्हारा। हाँ जो भी है। अब एम नॉट निकाल दो, V नॉट बाई यू नॉट। एम एम पी इन्फिनिटी कैसे आ जाएगा? एम पी इन्फिनिटी V नॉट बाई यू नॉट, तो V नॉट कितना 1.25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई यू नॉट कितना कितना -1.25 लिखो, -1.25। डी की वैल्यू 25 है, डी की वैल्यू 25 ही होती है, डी बाई एफ ई ना, तो डी बाई 25 डिवाइडेड एफ ई कितना दिया हुआ है? एफ ई कहाँ दिया हुआ है? 3 आ गया आंसर। डी कहाँ से है? डी 25 होता है, डी 25 ही होता है ना। अबे डी 25 ही होता है। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन कितना होता है? अब वहां पे डी क्या है? इस फॉर्मूले में डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन कितना होता है? 25। तो ये आ गया 200, ये आएगा 200, माइनस नहीं भी दोगे चलेगा। आ गया? The microscope, in a microscope, focal length of the two lenses are, focal length of two lenses are, focal length of two lenses are हाँ क्या लिखा? फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज आर
1.5 centimeter and 6.25 centimeter. 1.5 centimeter and 6.25 centimeter. If an object is placed at 2 centimeter from objective and final image is formed at 25 centimeter from eye lens. 25 centimeter from eye lens. The distance between two lenses is what? कितना होगा? Find the distance between the two lenses. फॉर्मूला होता है L इक्वल टू V नॉट प्लस DFE बटे D प्लस FE. V नॉट निकालो लेंस वाले फॉर्मूला से. 1/V नॉट बराबर क्या होता है? 1/F नॉट बराबर 1/F नॉट बराबर 1/V नॉट माइनस 1/U नॉट. बस यहाँ से V नॉट निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 6. सबको आ गया इसलिए मैं निकालने रहा हूँ. ठीक है, यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगा 6. तो यहाँ डाल दो L बराबर V नॉट मतलब 6 प्लस D कितना होता है 25. FE कितना दिया हुआ 6.25 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 6.25 दैट इज आएगा 11 सेंटीमीटर. ये आंसर है तुम्हारा. थोड़ा सा अच्छा सवाल दे रहा हूँ. अच्छा नहीं, कैलकुलेशन ज़्यादा और कुछ नहीं है. फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. Find the magnifying power of compound microscope having 25 diopters lens, 25 diopter lens as objective, and Harshita and 5 diopter lens as the eyepiece. And 5 diopters lens as the eyepiece, and separation is 30 centimeter between the two lenses. Least distance for clear vision is 25 centimeter. चलिए बनाइए तो इसको. थोड़ा कैलकुलेशन है, एक स्टेप ज़्यादा कैलकुलेशन. FO 4 सेंटीमीटर आएगा और FE आएगा कितना 20 सेंटीमीटर. L 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अपने को क्या फॉर्मूला क्या है अपने पास? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ D. अच्छा, D पे निकालना है ना. ठीक है, तो MPD बराबर V नॉट U नॉट बटे 1 प्लस D बाई FE होता है. फॉर्मूला क्या होता है? MPD बराबर V नॉट बाई U नॉट 1 प्लस D बाई FE. अब आपको क्या क्या निकालना है सुनो. ये पता है, ये पता है, आपको निकालना है ये और ये, है ना. तो फोकल लेंथ आपको एक FO और FE. FO कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर. हाँ 4 सेंटीमीटर ही आएगा. FE आ रहा है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि फॉर्मूला होता है पावर ऑफ लेंस का 1/, है ना, 1/FD. ऐसा कर दो तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? D बराबर 1/F ना. D बराबर 1/F मतलब डायप्टर. तो D बराबर 1/F तो F बराबर 1/D. कितना? पहला में कितना दिया हुआ है? फर्स्ट में 25 दिया हुआ है. तो 25 ये मीटर में आएगा 0.04 मीटर. तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर. सेकंड के लिए F इक्वल टू 1/कितना 1/5D.
तो ये आ जाएगा तुमको 20 सेंटीमीटर में। मीटर में अलग आएगा, 5 दूनी 10 होता है ना, तो 0.2, तो मतलब 20 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा आ गया फोकल लेंथ, आपको आ गया। कौन कौन सा आया? ये एफओ है ना, ऑब्जेक्टिव का छोटा होगा और आई लेंस का बड़ा होगा। यहां से आपको क्या निकालना है वो बताओ मुझे। सेपरेशन तुमको एल दे दिया है, सेपरेशन कितना दिया है? 30। एल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो आपके पास एल का फार्मूला आपको पता है, एल इक्वल टू वी नॉट प्लस डी एफ ई डिवाइडेड बाई डी प्लस एफ ई, ये पता है आपको। तो एल बराबर 30, वी नॉट प्लस डी एफ ई 25, एफ ई कितना 20 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 20, तो ये आपको आ जाएगा 30 वी नॉट प्लस ये कितना आता है 11 पॉइंट समथिंग आएगा। ये कितना आया 11.11। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा वी नॉट 30 माइनस 11.11 मतलब 18.89 सेंटीमीटर, ये आ गया वी नॉट। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हो ताकि कैलकुलेशन में आसान हो जाए। अब अपने पास कौन सा और चीज बाकी है माइक्रोस्कोप में निकालने के लिए? यू नॉट निकालना बाकी। तो यू नॉट निकाल दो, 1/f नॉट बराबर 1/v नॉट प्लस माइनस 1/u नॉट, उससे बन जाएगा। है ना, करिए। तो आपको फार्मूला हो जाएगा 1/v नॉट 1/18.89 माइनस 1/u नॉट माइनस 1/u नॉट इज इक्वल टू 1/f नॉट। 1/f नॉट कितना है 4। तो यहां से आपको निकल जाएगा u नॉट कितना आ रहा है, जरा चेक करो। 5.07 आ रहा है माइनस में, -5.07 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है माइनस प्लस का, उतना टेंशन नहीं है। हाँ, अब यहां से मैग्नीफाइंग पावर आप कैलकुलेट करो। फॉर्मूला पता है, सब सारी वैल्यूज आ चुकी है, डालो उसमें। म्यू बराबर माइनस म्यू नॉट होगा वहां। हाँ बोलो ना। 8.4 सेंटीमीटर हमको आया है। MP कितना आया 8.16। 8.4। चल ठीक है 8.16 लिखो यार, लगभग 8. मेरे को 8.1 मेरे को 4 आया, तो वो कैलकुलेशन में वही चीज़ होगी, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, समझ आया क्या सबको? अब हेडिंग बनाइए टेलीस्कोप। टेलीस्कोप भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर करी शर्माए ऐ हाय, मेरी नजर से तुम देखो तो दूर नजर वो आए। तो टेलीस्कोप से देखना पड़ेगा, है ना। हर इंसान अपने चांद को टेलीस्कोप से देखता है। नहीं, जब चांद बहुत दूर हो तो हम टेलीस्कोप से देखते हैं, है कि नहीं। और छात्र जीवन में खासकर जब लॉज में हम रहते थे तो अक्सर हम लोग चांद को दूर से ही देखा करते थे।
है ना। चलो, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लिखो, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट used to increase the visual angle. It is an optical instrument used to increase the visual angle, used to increase the visual angle of distant object, of distant object, used to increase the visual angle of distant object, such as moon, stars, etc. such as moon, stars, है ना। तो ये दो तरीके का होता है। अपने को जो पढ़ना है, एक तो पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और दूसरा पढ़ना है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। स्पेलिंग गलत हो जाए तो सही कर लेना। और भी पढ़ना है, और पढ़ना है तो और पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसको क्यों छोड़ें, इसको भी पढ़ा देते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी हम दो टेलीस्कोप को समझ लेंगे, हल्का हल्का इंट्रोडक्शन है बस। एक होता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप, और दूसरा होता है कैसाग्रेन टेलीस्कोप। दोनों एक ही चीज है, खाली कहानी अलग है बस। कैसाग्रेन टेलीस्कोप, कैसाग्रेन साइंटिस्ट का नाम है और कुछ नहीं। कैसाग्रेन साइंटिस्ट का नाम, स्पेलिंग में कैसाग्रेन, CASSE। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप सबसे पहले न्यूटन साहब ने बनाया था, बट उसमें भी कुछ गलती थी तो उसको ठीक करके बना दिया कैसाग्रेन ने। चलो, तो जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अपने को पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। रखो नीचे, कैसाग्रेन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। कितने कन्वर्जिंग लेंस होते हैं? दो। लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस, it consists of two converging lens, placed coaxially, placed coaxially मतलब एक ही एक्सिस पे होता है, placed coaxially। एक को कहते हैं ऑब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव, और दूसरा होता है आई पीस या आई लेंस। बोलो, आई पीस या आई लेंस। मेरे कान पता नहीं क्यों बजने लगे हैं। हाँ, आई पीस और आई लेंस। सही है। अब इसका डायग्राम आपको बनाना है। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है बस, बाकी कुछ नहीं। इसमें ऑब्जेक्टिव जानते हो क्या चीज़ है, आईपीस जानते हो क्या चीज़ है, लेकिन लिखना पड़ेगा एक बात। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ जो है इसमें बड़ा होता है, टेलीस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उल्टा होता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बड़ा होगा, लिख लो, लिख लो इस बात को। ऑब्जेक्टिव हैविंग लार्ज एपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, हैविंग लार्ज एपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव हैविंग लार्ज एपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। आई पीस में लिखो स्मॉलर एपर्चर एंड फोकल लेंथ।
स्मॉल एपर्चर एंड फोकल लेंथ, मतलब स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द सेपरेशन बिटवीन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव कैन वेरीड। द सेपरेशन बिटवीन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव कैन वेरीड। The separation between objective and eyepiece can vary. The separation between objective and eyepiece can vary. Since mu naught is very large, मतलब distance बहुत large है ना, बहुत दूर है इसलिए. Since mu naught is very large, the first image is formed in the focal plane of the objective. First image is formed in the focal plane of the objective. मतलब एक तरीके से तो इनफाइनाइट मान लिया तभी तो फोकल प्लेन पे बनेगा, यही ना, यही कहानी हो गई। तो मानते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें आगे क्लियर और करके अपने को क्या बनाने का, टेलीस्कोप बनाने का। शेप किधर गया? पहला वाला ये थोड़ा बड़ा, छोटा वाला ये, दूसरा वाला ये थोड़ा छोटा, इस तरीके से। और दोनों का ये एक्सिस कोएक्सियल होगा। क्या यहां से एक लाइन आ रही है, यहां से एक लाइन आ रही है, ये आपका आ रहा है। तो यहाँ पे फोकल प्लेन पे बोला ना पहला इमेज बनेगा, तो फोकल प्लेन पे पहला इमेज बनेगा। दिस इज योर टेलीस्कोप। यहाँ पे तुम्हारा अल्फा है तो इसको भी अल्फा ही मानेंगे, और ये एंगल तुम्हारा बीटा है ना। ए और बी, ए बी ऑब्जेक्ट रहा होगा तो इसको मैं क्या मान लूं, ए डैश बी डैश। सही है। थोड़ा सा इसको हल्का सा ठीक करता हूं, देखो इन्फिनिटी पे इमेज बनी। फर्स्ट कंडीशन ए डैश बी डैश, इस पॉइंट को मैंने O1 मान लिया, इस पॉइंट को मैंने O2 मान लिया। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे है तो पहली इमेज कहां बन रही है, ए डैश बी डैश से। ये जो आंख है, ये जो आई है, ये देख रहा है, इसको इमेज आपको इंफिनिटी पर है। इस कंडीशन में आपको मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालोगे? इस केस में मैग्नीफाइंग पावर आपको निकालना है MP बराबर बीटा बाई अल्फा। बीटा बाई अल्फा क्यों? क्योंकि अल्फा वो एंगल है जो अनएडेड आई के लिए देखा जा रहा है। ध्यान दो, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने पढ़ा है कि विजुअल एंगल सबटेंडेड विद इंस्ट्रूमेंट, मतलब विजुअल एंगल विद क्या चीज, इंस्ट्रूमेंट के साथ। इंस्ट्रूमेंट के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, बीटा, और बिना इंस्ट्रूमेंट के कौन सा एंगल बन रहा है, अल्फा बन रहा है ना। तो यही अल्फा बराबर दिस, अल्फा बराबर दिस। तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय अनएडेड आई, विजुअल एंगल विथ अनएडेड आई, यही ना। तो दैट इज बीटा बाई अल्फा।
अब बीटा की का फॉर्मूला और अल्फा का वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा। तो अल्फा की बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? अल्फा की वैल्यू है आपको B-O1, ये ना P/B होता है ना, उल्टा 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 हो गया, A-B' डिवाइडेड बाई B-O1। देखो ठीक है ना, tan थीटा इज इक्वल टू P/B है ना। तो P परपेंडिकुलर तो ये बनेगा अल्फा के सामने वाला P A-B' डिवाइडेड बाई B, एंड बीटा इज इक्वल टू A-B' अगेन है ना, और B-O2। ठीक। अच्छा जहां ध्यान दे कि ये फोकल प्लेन पे बन रहा है ना, इसके लिए ये तो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये यूं ही है, और यहां से लेके यहां तक ये तो तुम्हारा FO है कि नहीं। अब ये V0 है, सब तुमको पहले से पता है। FO कहां पर? FO फोकल प्लेन पे बन रहा है ना, ऑब्जेक्टिव के, तो सॉरी, तो ये फोकल प्लेन है, ये FO, दिस इज FO। फोकल प्लेन पे पहला इमेज जो है फोकल प्लेन पे बनेगा, किसके फोकल पे? इसके। ठीक। और अब आप करोगे क्या है कि MP बराबर बीटा बाई अल्फा, तो बीटा बाई अल्फा करोगे तो A-B' डिवाइडेड बाई B-O2 इंटू B-O1 डिवाइडेड बाई A-B'। तो A' ने B' को बांटा, सही है। तो अब आपके पास क्या बच रहा है? B-O1 डिवाइडेड बाई B-O2, दिस इज माइनस FO/FE। ये माइनस FO/FE आ रहा है, यूं FE के बराबर हो जाएगा ना यहाँ पे। तुम चेक देख लो, खुद ही देख लो, हम कहाँ, तो पीछे देखो डायग्राम, समझ आ जाएगा। मैग्नीफाइंग पावर और L कितना होगा? ये FO है तो ये FE होगा ना यार, उतने तो बच रहे हैं। इसका फोकस कहां पर है? बस, हाँ, समझा क्या? तो ये हो गया आपका। अब L की वैल्यू क्या होगी? FO प्लस FE। FO अब और क्लियर हो गया होगा, L से और क्लियर हो गया होगा, FO प्लस FE, सही है। लेकिन दूसरा कंडीशन में FE नहीं होगा, LO और FO FE अलग अलग हो जाएगा। चलो करते हैं, पहले ये वाला डायग्राम बनाओ। हाँ, केस टू में एक तो आपका यहां से आ रहा है, एक यहां से आया, ये आया, ये टकराया, ये टकराया, सही है ना। अब क्या करें? अब क्या करो कि इसको आगे बढ़ाते हैं, वापस से वही कहानी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज क्या होना है, ये देखो, सही है। ये लो, मिला दिया मैंने अपना।
अब देखिए, सही है। दिस इज योर कौन सा टेलीस्कोप? सेकंड केस, एस्ट्रोनॉमिकल का सेकंड केस। अब बनाओ बैठ के तुम लोग उसको। हाँ सही है ना, ये बढ़िया बढ़िया। ए डैश बी डैश, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। बाकी सारी बातें आपको पता है क्या चीज है। ये आपका यूई है इस बार एफ ई बराबर यूई नहीं है। पहला केस में वही हो रहा था, बट इस बार इस केस में ये नहीं हो रहा है। समझा? चलो जल्दी से बनाओ, डायग्राम बनाओ पहले, उसके बाद फिर जो जो चीज चाहिए सब लिख दो। तो यहां से आपको क्या निकालना है? कुछ नहीं लिखाना उखाना है इसमें। क्या लिखाना? लिखा तो दिया, एक लाइन तो शुरू में ही लिखा दिए थे। देखो एक जगह हम लोगों ने ठीक किया था रिपेयर, दूसरी जगह खराब हो गया, यहां कट रहा है। बीटा इज मैग्नीफाइंग पावर MP is beta by alpha. Beta by alpha is equal to A dash B dash divided by B dash over 2 into B dash over 1 divided by A dash B dash. A dash B dash ने A dash B dash को मार डाला तो MP that is beta by alpha, ये आ गया B dash O1 डिवाइडेड बाई बी डैश O2, ये हो गया माइनस एफ नॉट बाई यूई। ठीक है, माइनस कहाँ से आता है पता है ना? इस साइड के लिए यूई माइनस एक्चुअली। सही है, तो ये आ गया तुम्हारा वैल्यू। अब तुमको इसमें पता क्या करना है? इस चीज का पता लगाना है यूई का, कि यूई कितना होगा। यूई आप ऑलरेडी निकाल चुके हो इस तरह की कंडीशन में, और नहीं हो तो भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ये तुम्हारा एफ ई है, तो यहां से आप क्या करोगे? यूई निकालने के लिए फॉर आइलैंड्स के लिए, फॉर आइलैंड्स 1 बाई वी, 1 बाई एफ ई बराबर वी कितना? डी। v कितना? माइनस डी। तो 1 बाई एफ ई इज इक्वल टू 1 बाई माइनस डी माइनस 1 बाई यूई, यही ना? तो यूई को क्या माइनस लिखते हैं क्या? नहीं, हाँ लिखेंगे ना, क्योंकि इधर है तो माइनस ले लेंगे। तो 1 बाई डी माइनस, तो 1 बाई माइनस यूई। यहाँ से यूई निकालोगे तो वह आ जाएगा डी एफ ई बट्टे डी प्लस एफ ई। कितना कैलकुलेट करते रहो तुम लोग। हाँ, अब आप यहाँ डाल दो फार्मूले में, यहाँ वाले फार्मूले। तो एम पी इज इक्वल टू माइनस एफ ओ डिवाइडेड बाई डी एफ ई डिवाइडेड बाई डी प्लस एफ ई। इसको अब ऊपर जाएगा नीचे आएगा, जो भी आएगा वो जो करो, क्या आता है वो देख लो। माइनस एफ ओ बाई एफ ई माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस डी बाई एफ ई बाई डी 1 प्लस एफ ई बाई डी, ये आएगा तुम्हारा फार्मूला। ये इस पर सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, हटा दे, जल्दी करो। हेडिंग बनाओ, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में कुछ खास नहीं होता है, सेम इसी तरीके का होता है, लेकिन इसमें क्या कहानी क्या होती है कि आपका, चूंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आप जब देखते हो तो चांद ऐसे दिखे या ऐसे दिखे, बात उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर तुम यहाँ पर किसी को देख रहे हो घर पे उठा करके ऐसे करके किसी को देख रहे हो, अगर वो तुमको उल्टा नजर आने लगे तो कितना मजा आएगा दिखने में? नहीं। तो उस उल्टी इमेज को सीधी करने के लिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के अंदर में क्या किया जाता है
कि दोनों लेंस के बीच में एक नया लेंस डाल दिया जाए। दो लेंस है, उसके बीच में एक लेंस डाल दोगे तो क्या करेगा कि इमेज जो बना रहा है उसको उल्टा को सीधा कर देगा। बस इतना ही सा काम होता है इसमें। तो नोट्स लिखना है तो नोट्स लिखो, नहीं लिखना है तो डायग्राम बना देता हूँ। नोट्स लिखना है क्या? लिख लो। इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पहले लिखो ना जो लिखा है। इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप the final image is inverted with respect to, the final image is inverted with respect to the object. To remove this difficulty, final image is inverted with respect to the object, with respect to the object. To remove this difficulty, to remove this difficulty, a convex lens of focal length f, a convex lens of focal length f is included between objective and eyepiece. तो आप चुप रहना। focal length f is included between objective and eyepiece in such a way that the focal plane of the objective is a distance of 2f, away from this lens. The intermediate lens L is only to invert the image. मतलब मैग्निफिकेशन से उस लेंस का कोई लेना देना नहीं है। The intermediate lens L is only to invert the image. अब बना डालो डायग्राम। चलो नया ही बनाते हैं। 3 बनाना है ना इस बार थोड़ा सा। ये तुम्हारा है। 3 लेंस का कॉम्बिनेशन तुम्हारा इसमें बनेगा। कोई जरूरी नहीं ये छोटा और ये उसका कुछ पता नहीं, वो लगभग बराबर ही होता है। वो दोनों के बीच का इंटरमीडिएट होता है। समझा? तो सिंपल इसका पहले कैसे बन रहा है वो चेक करते हैं। ये बन रहा है। पहला तुम्हारा ऐसा बनेगा। एक रे और लेना चाहो तो एक रे और ले सकते हैं।
यहाँ मिला, बिना हल्ला किए भी तुम लोग काम कर सकते हो, बिना हल्ला किए भी काम हो सकता है। इस तरीके से यहां निकल गया ये रे, है ना। दो ही का लेके बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। ओके, ये खराब हो गया यार। लगातार बातचीत करती है सब, तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ डायग्राम बनाने दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन तुम लोग को बातचीत करना। ये बन रहा है तुम्हारा। हाँ, ये बहुत बेकार है, ये पीछे हो गई। ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, बी ट्रिपल डैश, ए ट्रिपल डैश, ये इमेज बन रहा है। चूंकि रेज पर एक्सेल है ना, तो उसको लेने में थोड़ा दिक्कत होती है, और कुछ बात नहीं। वहां तो आपके पास एकदम सीधी रेखा चली जाती है अंदर में, यहाँ पे डायग्राम बनाने में टेंशन हो जाता है, बस और कोई बात नहीं। चलो हो गया। MP इंफिनिटी क्या लिखोगे? इसमें कुछ नहीं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। MP इंफिनिटी FO/FE होता है, नॉट नेगेटिव साइन। और लेंथ इंफिनिटी जो होगा, डायरेक्टली फार्मूला लिखो इसका, कोई डेरिवेशन इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। और ये LFO प्लस 4FE, बहुत खतरनाक चीज है यहाँ पर। 4 F लिया था ना, तो FF 4F प्लस FE प्लस FE। तो ये किसके लिए है? इन्फिनिटी वाले कंडीशन के लिए। और D वाले कंडीशन के लिए MPD लिखना हो तो क्या होगा वो देख लेते हैं। MPD के लिए क्या करना पड़ेगा? FO/FE 1 प्लस FE/D, 1 प्लस FE/D। और दूसरा इसका जो है LD क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ D के लिए FO प्लस 4F प्लस DFE प्लस D प्लस FE। खत्म। एस्ट्रोनॉमिकल टेरेस्ट्रियल का यही कहानी। समझा? नहीं समझा? हाँ, ये बोल रहे थे ना। हाँ, इसको ठीक कर लो। सॉरी, ये B डबल डैश होगा, ये A डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश, B ट्रिपल डैश, A ट्रिपल डैश, A डैश और A डैश, और ये B डैश।
और इसका मैग्निफिकेशन ये। अब आते हैं हम लोग टेरेस, हटाऊं? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दो तरीके के होते हैं। इसमें मिरर का इस्तेमाल जो है ना किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लेंस में दो तरह के एरर आते हैं। लेंस में दो तरह का एरर आता है। एक एरर होता है स्फेरिकल एबरेशन, एक होता है क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन और स्फेरिकल एबरेशन, उन दोनों एबरेशन को दूर करने के लिए वी यूज द मिरर इंस्टेड ऑफ लेंस। अब सिर्फ यहाँ पे हल्का सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तुम लोगों की स्फेरिकल और क्रोमेटिक एबरेशन होता क्या है, जरा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कि क्रोमेटिक एबरेशन क्या होता है, एकदम हल्का से इंट्रोडक्शन दूंगा, यहां से आगे निकल जाएंगे हम लोग। क्रोमेटिक एबरेशन, स्पेलिंग गलत होगा, ठीक कर लेंगे। क्रोमेटिक एबरेशन का मतलब यह है कि आपको पता है कि जब भी कोई रे व्हाइट लाइट किसी भी प्रिज्म या किसी भी लेंस से गुजरेगी तो वहाँ क्या होना है, उसके म्यू पर डिपेंड करेगा कि कितना वो डेविएट करता है। अगर मान लो कि तुमको अगर कोई लेंस दिया हुआ है, अब इस लेंस से अगर कोई रे तुम्हारी आती है, व्हाइट लाइट मान लो ये आती है, एक व्हाइट लाइट आती है, तो व्हाइट लाइट आती है तो कौन ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा और कौन ज्यादा रिफ्रैक्ट नहीं करेगा। मतलब आपको पता है ना कि म्यू, कॉशी से आपने पढ़ा था कि म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ²। ठीक है, अगर इसका मतलब यह है कि रेड का लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा वॉयलेट, यही होता है ना। तो इसका मतलब है कि म्यू रेड इज लेस देन म्यू वी, और म्यू वॉयलेट अगर कम है तो आपने पढ़ा था कि साइन आर बराबर साइन आई अपॉन म्यू, याद है ना। तो म्यू वी अगर ज्यादा है तो साइन आर कम होगा, है ना। साइन आर कम होगा, इसका मतलब ये यहीं कहीं पर ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन ये तो वॉयलेट है, बट रेड थोड़ा ज्यादा करेगा तो रेड यहां चला जाएगा। तो जितना भी रेड है सब यहां बनाएगा इमेज, जितना भी वॉयलेट है सब यहां बनाएगा इमेज, बनाएगा ना सब अलग अलग। तो जब सब अलग अलग बनाएगा, वॉयलेट यहां रेड यहां, तो इसका मतलब कई इमेज आ जाएगी तुम्हारे पास। बनना अपने को, अपना मकसद क्या है कि एक व्हाइट लाइट आई, सिंपल सा एक यहां से लेंस से एक रे आया और यहां टकराया, हमारे पास इमेज बन गया। लेकिन हो क्या रहा है कि वॉयलेट भी अलग और रेड भी अलग। तो इसी डिफेक्ट को हम लोग एबरेशन कहते हैं, क्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिक एबरेशन। समझ में आई बात? दीज आर द क्रोमेटिक। इसी एबरेशन को दूर करने के लिए न्यूटन साहब ने और कैसग्रेन ने एक नया टेलीस्कोप बनाया, जिसमें उन्होंने क्या नाम दिया उसका, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। मतलब वहां पे मिरर का इस्तेमाल किया। मिरर में वो बातें होती नहीं है जो एबरेशन यहां आ रहा है। अब ये तो था क्रोमेटिक। स्फेरिकल में क्या होगा, स्फेरिकल एबरेशन में क्या होता है, दूसरा एबरेशन होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन में क्या होगा कि आपके पास ये जो लेंस है, ये जो आपका लेंस है, देखो यहां से लेके यहां तक तुमको क्या ये स्लैब की तरह दिख रहा। तो जो रे यहां आएगी तुम्हारे पास, ये जो रे यहां आएगी वो ज्यादा मुड़ेगी। बट जिसको तुमने स्लैब एज्यूम किया है, जिसको तुमने स्लैब एज्यूम किया है, वहां जो रे आएगी, अगर एक ही कलर का लाइट ले रहा हूं मैं, सब रेडी ले रहा हूं मैंने मान लिया, तभी भी ये जो लाइट तुम्हारी आ रही है ना, वो कुछ ज्यादा यहां जाएगी। नहीं समझ में आई बात? स्लैब में थोड़ा सा कम होगा रिफ्रैक्शन, यहां ज्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा तुम्हारा, ये एक ही कलर का दो इमेज बन रहा है, एक ही कलर का डबल इमेज बनेगा। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल एबरेशन। समझा? इन दोनों कंडीशन को रिमूव करने के लिए, इसी डिफिकल्टी को खत्म करने के लिए न्यूटन और कैसग्रेन ने एक नया टेलीस्कोप बनाया और उसका नाम दिया गया
क्या चीज़? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये आवाज़ किधर से आ रही है? क्यों बंद कर देते हो अंदर में यार तुम लोग किसी को? बट हमको बता के जाया करो, कोई बंद करेगा तो हम उसको, हाँ समझ आया? ये चीज आया समझ में? तो अब आते हैं कि होता क्या है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। हाँ तो लैम्डा स्क्वायर तो लिखा है। हाँ तो वही तो लिखा है। क्या लिखा हुआ? म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर सी बाई लैम्डा का पावर 4, यही क्वेश्चन। तो उसी को मैंने लिखा म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा स्क्वायर। इसी बात को यहां लिखा है ना। कंफ्यूजन क्या है? हमको ये समझ में नहीं आया तुम्हारा। यू आर, हाँ स्क्वायर तो लिखा हुआ है, बट लैम्डा स्क्वायर लिखाए होंगे। लैम्डा लिखाए थे, वो लिख गया होगा, वो लिख गया होगा, स्क्वायर कर लो। तो गलती से लिखा गया होगा, वो तेजी में जल्दीबाजी में कभी कभी हो जाता है। बोलता मैं कुछ और, लिखता कुछ और, तो हो जाता है कभी कभी। हाँ है, चलो तो नेक्स्ट क्या करेंगे अपन? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्या इतना पीछे पीछे करवाते हो यार, जल्दी करो, पहले समझ लो। यहां पर क्या होता है, एक कौन के मिरर लगा हुआ है ना। यहां से क्या होगा कि लाइट्स आएंगी, यहां पे लाइट्स आएंगी, इधर से ऑब्जेक्टिव है, मतलब इधर से लाइट आ रही है, ठीक। अब क्या होगा, नहीं मन लग रहा है तो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, कहीं टकरानी चाहिए, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, टकरानी चाहिए, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, टकरानी चाहिए, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, टकरानी चाहिए। सही है? तो क्या हो गया कि जो लाइट्स आ रही हैं ना, वो आपको टकरा रही हैं और रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन क्या होता है इसमें कि आपको दिखेगा इसी पर, देखना भी तो पड़ेगा ना, इमेज तो यहाँ बन के दिखेगा कहाँ। उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पे एक लगा देना होता है प्लेन मिरर। ये लगा दिया प्लेन मिरर, इस पॉइंट पे छोटा सा प्लेन मिरर लगा दिया। अब ये जो प्लेन मिरर लगाओगे तो यहां से लाइट टकराएगी, यहां से लाइट टकराएगी, यहां से लाइट टकराएगी, यहां से लाइट टकराएगी, जो भी लाइट टकराएगी वो ये निकल गया। ये एक ट्यूब बना रहता है साइड से, जहां से आपको लाइट को निकाल दिया जाता है। ये कुछ ऐसा, और इसको बोलते हैं आई लेंस, आई साइड, मतलब एल ई बोलते हैं, आई लेंस। ये एफओ इसका, तो मैग्निफिकेशन जो लिखा जाता है वो एफओ बटे एफ ई, सिंपल सा, और कुछ नहीं करना है, माइनस एफओ बटे एफ ई, माइनस एफओ बटे एफ ई। ये था न्यूटन ने क्या करा कि एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाने के लिए एक कॉनकेव मिरर लिया, लाइट्स को यहाँ से पास कराया, सबको क्या करा दिया, टकरा दिया, रिफ्लेक्ट कराया, रिफ्लेक्ट करा के एक बार फिर से ये एक छोटा सा मिरर लगा करके इसको बाहर निकाल। यहाँ से आप आई की साइड से आप इजीली जो है आप देख सकते हो। और ये क्या होता है, एफ माइनस एफ ओ बटे एफ। समझा क्या? अब दूसरा आता है, लेकिन इसमें एक डिफिकल्टी क्या थी कि बहुत सारी लाइट्स जो है, इसमें इतनी सी लाइट तो होंगी नहीं,
बहुत सारी लाइट होंगी तो बहुत सारी लाइट टकरा के यहाँ चली जाती थी, यहाँ चली जाती थी, यहाँ चली जाती थी, तो बहुत सारा नुकसान होता। उस नुकसान को ख़त्म करने के लिए कैसे ग्रेन साहब आ गए और नया टेलीस्कोप बना डाला। ठीक, अब उसको देखते, पहले इसको छाप लीजिए जल्दी से। समझ में आ गया ना कि क्या हुआ इसमें? अब कोई भी रे डिस्ट्रॉय नहीं होगी, सारी की सारी रे आंखों पे जाएगी। जल्दी से छापो इसको, उसके बाद अपना नया टॉपिक डिफेक्ट्स ऑफ विजन हेडिंग बना।